हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज से हम क्लास 8th की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं, जिसका आज हम पहला चैप्टर करेंगे, प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर में हम डेट्स के बारे में बात करेंगे कि डेट्स कैसे इम्पोर्टेंट होती हैं और कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट है, और हम कैसे समय अवधि तय करते हैं, कैसे ड्यूरेशन को हम सिलेक्ट करते हैं, और औपनिवेशिक क्या होता है, और अभिलेख अभिलेख जो हमें मिलते हैं उसमें क्या कुछ हमें मिलता है इसके बारे में, और जो भी इतिहास के बारे में हमें बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले है तारीख कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो तारीख, डेट की, अगर हम डेट की बात करें तो इसके ये डेट हमें कितनी इम्पोर्टेंट होती है इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में, कि हमें डेट्स को इतना रटना है, जो याद करना है डेट्स को ही करना है। तो देखिए, जो इतिहासकार होते थे वो तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो डेट्स पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। इन्हीं तारीखों पर कई बार वैसे भी चलती हैं, डेट्स मिस मैच कर जाती हैं। तो देखिए, अगर हम किसी भी बुक में देखें या अगर हम गूगल पर चेक करते हैं तो डेट्स में डिफरेंस दिखता है। कई बार एक मंथ का भी फ़र्क आ जाता है, कई बार एक दो दिन का भी फ़र्क होता है। तो इस बात पर बहस भी हो जाती है कि कोई हिस्टोरियन बोलता है कि ये डेट बिल्कुल सही है। तो जो भी हिस्टोरियंस अपनी बुक्स लिखते हैं तो उसमें जो डेट उन्हें सही लगती है वो ही लिखते हैं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीख का पर्याय माना जाता है, कि हम बोलते हैं कि जो इतिहास है वो डेट्स हैं, तो हम उनको सिनोनिम्स के रूप में लेकर चलते हैं। आपने भी कई लोगों को यह कहते हुआ सुना होगा कि इतिहास तो बहुत बोरिंग है, बस तारीखें रटते चलो। क्या इतिहास के बारे में ये बात सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो इतिहास में ये कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता कि सिर्फ डेट्स पर ही फोकस करो या डेट पर ही याद करो। इतिहास को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ था, और उससे हमें जो भी कंक्लूज़न निकालना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेट्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन सी डेट हमें याद रखनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में होता है। इतिहास क्या है? जो चीज़ें बदल चुकी हैं वो इतिहास बन जाती हैं, कि पुराने समय में पहले क्या हुआ करता था और अब क्या हो रहा है, तो उसे हम इतिहास से कंपेयर करते हैं। हम अतीत और वर्तमान की जब तुलना करते हैं तो हम दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, पहले और बाद में। जैसे इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं कि पहले अंग्रेज भारत पर शासन करते थे, और बाद में मतलब बाद में जैसे अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भारत आज़ाद हो गया। तो ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इतिहास और प्रेजेंट दोनों को कंपेयर करने के लिए। हमारी जो डेली की ज़िंदगी होती है उसके पास जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हम उन पर कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करते कि ये चीज़ कैसे आई, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। हमारे मन में यही बात होती है, हम ये मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी आज हमें दिख रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण भी आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी, इस चीज़ को कैसे डेवलप किया गया, क्या वाकई ही जो इतिहास होते हैं। हम ये बात अपने मन में ये सवाल कई बार करते भी हैं। किसी व्यक्ति को अगर हम चाय पीते देखें तो हम हैरान हो जाएंगे कि चाय या कॉफ़ी कब स्टार्ट हुई थी। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन किसी ने लोगों ने सुबह उठकर ही चाय पीनी शुरू कर दी। चाय पीने के लिए भी उनके जो मुंह पर स्वाद चढ़ना था, वो भी कुछ टाइम में स्वाद आने लगा था उन्हें। तो चाय का टेस्ट आने के बाद से ही चाय इतनी ज़्यादा उन लोगों के मन में, लोगों की ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि वो सुबह शाम, आज भी अगर हम देखें तो लोग सुबह शाम चाय ज़रूर पीते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि रात को सोए और सुबह उठकर एकदम से चाय पीनी शुरू कर दी। तो अगर रेलगाड़ी की भी बात करें तो रेलगाड़ी में अगर कोई भी व्यक्ति बैठा है तो उसके मन में ये भी सवाल आ सकता है, हमारे मन में भी, कि ये जो रेलगाड़ी है इसका ये कैसे बनी, इससे पहले लोग एक से दूसरी जगह कैसे जाते थे। तो जब हम इस इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, इसलिए इतिहास बहुत ज़रूरी है। अगर हम मैसेजेस की बात करें, आज तो
टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि जो भी फ़ोन है हमारे पास, आज हम 1 सेकंड में कोई भी मैसेज यहाँ से दूसरे देश कहीं भी हम पहुँचा सकते हैं। लेकिन पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, न्यूज़पेपर नहीं थे, टेलीविज़न नहीं थे, तब लोग क्या करते थे? तो ये सारी जो भी सवालों के जवाब हमें इतिहास से ही मिलते हैं। इसलिए इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है और इतिहास के बारे में सिर्फ़ डेट्स को इतना फ़ोकस मत करना कि हमें सिर्फ़ डेट्स ही रटनी है। हमें इतिहास को समझना है, उसमें से कॉन्सेप्ट निकालना है, कॉन्क्लूज़न निकालना है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें इस बारे में सोचने के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि समय के साथ हमें समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई एक डेट तय करना गलत होता है, जो कि एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसके बारे में हम बात की थी। इसका स्वाद धीरे-धीरे उनकी ज़ुबान पर चढ़ा था। इस तरह प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती थी। कोई एक पर्टिकुलर डेट फिक्स नहीं की जा सकती। इसी तरह ब्रिटिश शासन की जब स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। इन सभी चेंजेस को हम एक डेट में नहीं बता सकते कि अब भारत अगर 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आए तो 1600 में ही भारत को उन्होंने अपना औपनिवेशिक बना लिया। बिल्कुल गलत है। हमने भी देखा है और आगे भी हम देखेंगे। जितने भी हमने पीछे चैप्टर किए हैं 6th और 7th क्लास के, उसमें हमने देखा है कि धीरे धीरे कैसे चेंजेस हो रहे थे, कौन से बदलाव आने लगे थे, जो भी हम साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे आगे हम और भी चीज़ें जानेंगे। तो ध्यान से ये चीज़ समझने की बातें हैं, ये सभी चीज़ें, तो ध्यान से इन्हें समझना। ये सारी चीज़ें एक समय में ही एक लंबे समय में घटती हैं। एक ऐसे नहीं है कि 1 महीने में ये सारे बदलाव हो गए, 1 दिन में या 1 हफ्ते में, 1 घंटे में। तो ये लंबे समय से ये सारे बदलाव होते रहे और ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, वो लंबे समय से चल रही थी। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं, जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो हम ड्यूरेशन की बात कर सकते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? जब जुड़ाव की एक वजह है, जबकि एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी-बड़ी घटनाओं के बारे में ही इतिहास माना जाता था। तो हम देखते हैं कि हमारे भी मन में कभी पहले ऐसा होता था कि इतिहास क्या है, युद्ध है, लड़ाइयाँ हैं और जो भी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई हैं, उनके बारे में वो सभी इतिहास है। ये इतिहास राजा, महाराजाओं, उनकी नीतियों के बारे में होता था। हिस्टोरियन लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, उसका विवाह कब किस साल हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए, किस साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, वो कब मरा, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था। इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बन जाता है। जो भी इतिहास होते हैं, अगर हम किसी राजा के बारे में इतिहास पढ़ेंगे, किसी एक राजा के बारे में, तो उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि उसका जन्म कब हुआ, वो राजा कब बना और उसके विवाह कब हुआ, उसके बच्चे कब हुए थे, किस साल, तो ये कुछ डेट्स इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। जैसा कि हमने पहले की जो भी हमने बुक्स एनसीईआरटी की हैं, उसमें हमने देखा है कि अब के जो हिस्टोरियन है वो बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों पे भी लिखने लगे हैं। वो अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। तो पहले सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में लिखा जाता था, जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं थी, लेकिन आज के बारे में हर आम जनता के बारे में भी लिखा जाता है कि हिस्ट्री में जो आम लोग थे वो रोजी रोटी कैसे चलाते थे, उनका क्या जीवन था, वे क्या पैदा करते थे, क्या कुछ खाते थे, शासक कैसे बने और बाजार किस तरह फैलने लगे थे, नई रियासतें बनी थी, नए विचार और संस्कृति समाज को कैसे बदलती है। तो इसके बारे में भी जो आज के हिस्टोरियंस हैं वो बात करते हैं। अब देखते हैं कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। कुछ तारीखों को इम्पॉर्टेंट मानने का पैमाना क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं कि कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट है। हम जो तारीख चुनते हैं,
जिन तारीख के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं वे अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। वे इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर हम किसी भी डेट के बारे में बात करें, हम बात कर लेते हैं 15 अगस्त 1947 की, तो अगर ये डेट हो सकता है, अगर हम इसको अपने इंडिपेंडेंस के साथ ना जोड़े तो हो सकता है ये डेट इतनी इम्पॉर्टेंट ना हो। तो कोई भी डेट कब इम्पॉर्टेंट होती है? जब हम कोई भी महत्वपूर्ण घटना उसके साथ जोड़ते हैं। आज अगर हम 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं तो हमारे मन में एकदम से वो आ जाता है कि हमारे भारत आज़ाद हुआ था इस डेट को। तो ये भी डेट एक इम्पॉर्टेंट बन जाती है। जब कोई भी इम्पॉर्टेंट घटना किसी डेट के साथ जोड़ी जाती है तो वो तारीख इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक पैरामीटर है। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। तो एक एग्जाम्पल दी हुई है कि भारत में ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो भी इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का जो शासनकाल है वो इम्पॉर्टेंट है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे जो गवर्नर जनरल थे हेस्टिंग, वेल्जली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आगे चैप्टर करेंगे तो इनके साथ अगर हम कोई भी इम्पोर्टेंट घटना को जोड़ेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा कि हाँ, वेल्जली ने सहायक संधि दी थी, वॉरेन हेस्टिंग जो भारत का पहला गवर्नर था। तो ये धीरे धीरे पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन इतना इसको प्रेशराइज में इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये सब रटना है। आज के आज कुछ नहीं रटना है। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। जो भी इतिहास ब्रिटिश लिखते हैं वो अपने उनके जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन थे, जैसे गवर्नर जनरल थे, कुछ भी उन्होंने जो नीतियाँ बनाई थी, उनके अध्यक्ष थे या कुछ भी, उसके बारे में वो इतिहास ब्रिटिश इन सभी के बारे में प्रॉपर लिखते हैं कि इनके समय काल पर इन्होंने क्या क्या नीतियाँ की थी, इनने लोगों के लिए क्या कुछ किया था और कैसे लोगों का शोषण कर रहे थे। हालांकि ये बात तो अंग्रेज नहीं लिखेंगे कि हमने शोषण किया है लोगों का, वो अपनी अच्छी बातें ही लिखेंगे। इतिहास की इन किताबों से सारी तारीखों का महत्व अधिकारी, उनकी गतिविधि, नीति, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ऐसा होता था कि मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्याय का विषय बन जाता है। जो अंग्रेज थे उनके जो जीवन का क्रम है वो हम कैसे देखते हैं, उन पर एक प्रॉपर एक अध्याय, एक चैप्टर बन जाता है। तो इतना उनके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने भी देखा है कि भारत पहले क्या था और अब उसकी स्थिति कैसी है। तो इसी बीच जो भी बदलाव हुए थे, कुछ डेवलपमेंट भी हुए और बहुत कुछ गलत भी हुआ है। तो ये हमें भी हमें ये समझने की ज़रूरत है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे में हमें भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? तो जब हम इतिहास या कोई भी कहानी लिखते हैं उसे टुकड़े या चैप्टर्स में बांट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद क्या होता है कि कहानी को इस तरह सामने लाना है कि उसे आसानी से समझा जा सके और उसे याद रखा जा सके। तो हम अगर इतिहास की बात करें तो उसका हम टुकड़े में बांटकर पढ़ते हैं कि जैसे चैप्टर्स बने हुए हैं इतिहास में। ऐसी तो है नहीं कि एक पूरी बुक में एक ही चैप्टर है पूरे इतिहास का। चैप्टर्स अलग अलग हैं, उनके नाम अलग अलग दिए गए हैं कि एक पर्टिकुलर जो भी विषय है उस पर प्रॉपर बात की जाए और उसे अच्छे से समझा जाए और याद रह सके, और इसे एक स्टोरी के रूप में पेश किया जाता है। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मदद करती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उनमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती हैं, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती।
तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जाहिर है कि हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रिटिशों ने अपना इतिहास लिखा है वो उन्होंने सिर्फ अपने लोगों के बारे में लिखा है, भारतीय लोगों के बारे में नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक अलग इतिहास के बारे में लिखेंगे कि जो इतिहास में हमारे भारत के लोगों की सिचुएशन कैसी थी। अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जाता रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि हम भारत के बारे में बात करेंगे, भारत का इतिहास लिखेंगे। हम अवधि कैसे तय करते हैं, ड्यूरेशन हम कैसे तय करते हैं। 1870 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक बुक लिखी है। किन्होंने लिखी है? स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री हैं जेम्स मिल ने। उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 खंडों में बांटा था। कालखंडों को इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने कि भारत के जो इतिहास को किसी धर्म के आधार पर बांट दिया कि पहले हिंदू लोगों का शासन था, फिर मुस्लिम का और फिर ब्रिटिशों का। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह होती है कि हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम बांटते हैं, हम समय को बांट देते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं कि हमारे विचार कैसे थे, हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का महत्व क्या था। मिल को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। तो ये हम आगे भी बात करेंगे कि ब्रिटिशों को हमेशा ही ये लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही सभ्य हैं और बाकी लोग असभ्य हैं। तो उन्हें ये भी लगता था कि एशियाई समाज के सभ्यता के मामले में कि यूरोप से बाकी सारे जो भी समाज हैं वो पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। जब अंग्रेज भारत में आते हैं तब धर्म के नाम पर ही भारत में सब कुछ हो रहा था। आगे देखिए, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, उसके अकॉर्डिंग कि अगर ब्रिटिश भारत में रहें तो वो लोगों को सभ्य बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए, जैसा कि उन्होंने किया भी। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो देखिए, उनके ऐसे थॉट थे कि हम पूरे भारत पर कब्जा कर लें और लोगों को फिर अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकें, उन्हें हम सुखी कर सकें, वो जनता को हम ज्ञान दे सकें। तो हमने देखा ही है, आगे भी हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने क्या कुछ किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। वो ऐसा सोचते थे कि भारत कभी डेवलप नहीं हो सकता हमारी मदद के बिना। इतिहास को इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। ये अंग्रेज बताते हैं, ये अपने इतिहास में लिखते हैं कि अंग्रेज जब हमारा शासन हुआ था भारत पर, उससे पहले भारत में पूरा अंधेरा ही छाया हुआ था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो क्या हम इस तरह की धारणा को हम स्वीकार कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? मान लिया कि आपने बांट दिया भाई हमारे जो भी इतिहास है भारत का, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशों का। क्या जब हिंदुओं का जो इतिहास बताते हैं क्या उसमें और कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ हिंदू धर्म था? ऐसा तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है कि अगर हम सोचें कि सिर्फ 4-5 साल तक सिर्फ हिंदू धर्म चला और उसके बाद एकदम से ख़त्म हो गया और फिर मुस्लिम आ गया, उसके बाद ब्रिटिश। ये तो बहुत गलत बात लिखी है उन्होंने। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने ये तय कर लिया कि जब उस हिंदू जो काल में बांटते हैं, वहाँ सिर्फ हिंदू शासकों का ही शासक था।
शासन चलता था। तो ऐसे में करने की क्या ज़रूरत है? जब हिंदू थे तभी उसके साथ और धर्म भी तो चल रहे थे, मुस्लिम, सिख और भी धर्म थे जो भी। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व ही नहीं है, कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर धर्म की ही यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो जितने भी शासक थे उनका भी धर्म अलग अलग था। कोई हिंदू थे, कोई मुस्लिम थे, कुछ और सिख थे। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटते हैं। जो भारतीय इतिहास को बाकी के जो हिस्टोरियंस हैं वो प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ में पश्चिम से आई है। पश्चिम से आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे विचार अपना सकते हैं? तो देखिए, बिना सोचे समझे तो हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर किसी ने कोई भी अपनी राय रखी है, अगर हम उस पर विचार करके उसको समझें तो फिर ये बात तो मानी जा सकती है। लेकिन बिना सोचे समझे मान लें भी हाँ भाई ऐसा ही हुआ था, नहीं हम असभ्य थे भारतीय लोग, भारत में अंग्रेजों के आने के बाद ही सब कुछ अच्छा हुआ, तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि हम अपना दिमाग चला ही नहीं रहे हैं। हमें सोच समझकर किसी की धारणा पर भी विश्वास करना है। हम इस बुक में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता थी, स्वतंत्रता थी, मुक्ति थी या नहीं थी। ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, जब ब्रिटिश भारत में आए थे। अब देखिए औपनिवेशिक क्या होता है। हम बात करेंगे इस पूरी बुक में कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, कैसे जीता, और स्थानीय नवाब जो थे और राजाओं को दबाकर उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था। और हम देखेंगे कि उन्होंने अर्थव्यवस्था, समाज पर नियंत्रण पूरा कंट्रोल कर लिया था। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूला जाता था, टैक्स, और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा जाता था। निर्यात के लिए जो महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई जाती थी ज़बरदस्ती। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए थे, हम ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके में क्या बदलाव आए थे। तो ये सब हम बात करेंगे आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी में। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। कि जब एक देश पर, किसी देश पर दूसरे देश का जो भी दबाव होता है उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, राजनीतिक में, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये जो भी प्रक्रिया होती है उसे औपनिवेशीकरण कहा जाता है। और जो भारत की, अगर हम भारत के बारे में बात करें तो जो भारत था वो ब्रिटिशों का औपनिवेश था। जल्दी ही हम ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। जो भी चेंजेस हो रहे थे सभी उनको अच्छा नहीं मान रहे थे। अगर किसी एक वर्ग ने वो चेंजेस को अच्छा माना तो बाकी वर्गों ने हो सकता है अच्छा ना माना हो, उनके लिए ये सही ना रहा हो। अगर एक वर्ग के लिए बुरा था तो हो सकता है बाकी वर्गों के लिए अच्छा रहा हो। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। किसी एक अतीत के बारे में बात नहीं की गई है, किसी एक वर्ग की बात नहीं है। हमारे अतीत का मतलब है कि सभी वर्ग, जितने भी वर्ग आते थे इतिहास में, उन सभी के बारे में बात करेंगे। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। जो इतिहासकार इतिहास लिखते हैं उनके कौन कौन से स्रोत हैं जिनका वो यूज़ करके इतिहास लिखते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करना, जो भी प्रशासन था उसका अभिलेख तैयार करना। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं।
जो अंग्रेज़ों ने लिखे हैं अपने सरकारी रिकॉर्ड। अंग्रेज ये मानते थे कि चीज़ों को लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनके लिए हर निर्देश, योजना, फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी कर सकते थे। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई थी। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना भी ज़रूरी है, कि अगर हमने कुछ डेट से कुछ बातें लिख भी ली, अगर हमने किसी डायरी में, दस्तावेज में, तो उनको संभालना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए थे। जब उनका शासन था तो उन्होंने अभिलेख कक्ष बनवाए थे, जहाँ पर इम्पोर्टेंट जो भी डेट्स होती थी, जो भी योजना होती थी, फैसले होते थे, उनकी जो भी सहमति थी, जो भी वो जांच करते थे, उनको इकट्ठा एक जगह पर रखा जाता था। जैसे तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। तो आज की अगर हम बात करें तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा दी हुई चीज़ है कि हम अपने सभी रिकॉर्ड्स को किसी जगह में, किसी फाइल में, बुक में संभाल कर रखते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखकारों में देख सकते हैं। आज भी अगर हम किसी म्यूज़ियम की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ अभिलेख लिखे हुए मिल जाते हैं। हम जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। उन्हें कई जगह पर संभाल कर रखा भी गया है। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी, कि इनकी कॉपीज बना लेते थे लोग। यहाँ पर पहले देख लीजिए, एक स्रोत दिया हुआ है कि गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट क्या थी। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही है। जो ब्रिटिश सेना थी, वो भारतीय सेना को जो भी बगावत कर रहे थे उस समय आज़ादी के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको कुचलने का पूरा प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को रिपोर्टें मिल रही थी, कि साथ के साथ रिपोर्ट दी जाती थी कि इस जगह पर क्या हो रहा है। तो कुछ रिपोर्ट्स दी हैं, हम उन्हें पढ़ लेते हैं। कि बम्बई की रिपोर्ट क्या थी, कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। तो ये रिपोर्ट भेजी है जो ब्रिटिश सेना थी, उन्होंने अपने अपने जो भी ऑफिसर्स होते थे उनको। कराची में क्या था कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया है, और कुछ विद्रोही और भी जो भी संदेह था, जिन पर हमें शक था, उनको भी गिरफ्तार किया गया। सारे दफ्तर जो सैनिक की निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। ये ब्रिटिश सेना लिखती है अपने ऑफिसर्स को, ये पूरी रिपोर्ट लिखकर भेजती है। और कहीं भी हिंसा नहीं हुई। जहाज प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। तो ये साथ के साथ उन्हें अपडेट दी जाती थी। आगे देखिए, खुशनवीसी, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी कौन होते थे? या सुलेखनवीस, जो लोग बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। लेकिन ये लिखते क्या थे? हमने देखा था, हाँ, दस्तावेजों की जो कॉपी बनाई जाती थी वो खुशनवीसी लोग होते थे, जो माहिर थे, सुलेख कला जो जानते थे, वो लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई की भी तकनीक फैलने लगी थी, और इन तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों को कई प्रतियां, कॉपीज बनाई जाने लगी थी। तो प्रिंटिंग मशीन भी आ चुकी थी, प्रिंटिंग प्रेस भी। तो आगे देखिए, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। जो सर्वे किया जाता था उसका क्या इम्पोर्टेंस थी उसकी। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हो रहा था। अंग्रेज मानते थे कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उन्हें सही ढंग से जानना जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम किसी चीज़ को
अच्छी तरह से हम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, तो पहले हमें उन लोगों को समझना होगा, उस चीज़ों को जानना होगा कि वो लोग क्या चाहते हैं, तो फिर हम उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें पूरी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने भी ऐसा किया था कि जो सर्वे करे थे उन्होंने, उससे उन्होंने अपनी फिर नीतियाँ बनानी शुरू की कि हम भारत पर पूरी तरह से कैसे कब्जा कर सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वे किए गए, गांव में राजस्व सर्वे किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से ये हर 10 साल बाद जनगणना भी की जाने लगी थी। तो ये जनगणना की जाने जो आज भी की जाती है, तो ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई एक उनके द्वारा हमने उनसे ही हमने ये सीखा है। उन्होंने ये एक चीज़ दी है कि जनगणना या सर्वे कैसे किया जाता है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, इलाके और उनका जो भी व्यवसाय था, जो भी उनकी आमदनी थी, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वास्तविक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय, वन सर्वेक्षण और कई दूसरे सर्वे भी किए जाते थे। हर एक प्रकार के सर्वे होते थे। तो सर्वे क्यों करते थे? क्योंकि वो लोगों को अच्छे से जानना चाहते थे। भारत का जो भी यहाँ का क्षेत्र थे, उनको यहाँ की मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो भी धरती की सतह है, वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे मिल सकते हैं और कौन से पेड़ पौधे और उगाए जा सकते हैं। तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर कॉफ़ी और चाय के पौधे भी लगाने, कॉफ़ी और चाय की खेती शुरू कर दी थी। तो ये सभी सर्वे वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल के भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये सारे रिकॉर्ड सरकारी हैं। इसमें हमें आम जनता के बारे में पता नहीं चलता है। इसमें सिर्फ हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे और उनकी दिलचस्पी किस चीज़ में होती थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इस रिकॉर्ड से हमें ये समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी क्या कार्रवाइयों की वजह क्या रही थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना बहुत थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की जो डायरी, तीर्थ यात्रा और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अगर हम सरकारी रिकॉर्ड्स, जो भी अंग्रेजों ने रिकॉर्ड्स दिए हैं, उन पर से तो हमें सिर्फ उनकी थिंकिंग, उनके बारे में पता चलेगा, वो क्या सोचते थे, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट था। लेकिन अगर हमें आम जनता के बारे में पता लगाना है तो हमें कई और स्रोतों को जानना होगा, पढ़ना होगा, जैसे कि डायरी होती है, तीर्थ यात्रा और यात्रियों के जो संस्मरण होते हैं, नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, जो भी उनकी आत्मकथाएं थी, स्थानीय बाज़ारों में जो बिकने वाली पुस्तिकाएं होती हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक, प्रिंटिंग की जो टेक्निक फैलने लगी थी, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी थी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जो नेता थे और जो समाज सुधारक थे, उन्होंने जो अपने थॉट थे उनको स्प्रेड करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखना शुरू किया। कवि और उपन्यासकार जो होते हैं, नॉवलिस्ट, वो अपनी भावना व्यक्त करने के लिए लिखना शुरू किया। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। तो जो लोग पढ़ लिख सकते हैं, सिर्फ वो ही लिख सकते हैं अपने बारे में या अपने जो भी थॉट थे। लेकिन जो आम जनता थी, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिसमें आदिवासी आ जाते हैं, कुछ किसान भी अनपढ़ थे, खदानों में काम करने वाले जो मजदूर थे, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले जो गरीब लोग थे, उनके बारे में नहीं पता चलेगा हमें।
कि वो उनका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे हम इस बुक को आगे आगे पढ़ेंगे हमें ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो हम फिलहाल तो जो लोगों ने लिखे थे, जो नॉवलिस्ट थे, जहाँ सरकारी रिकॉर्ड थे, कवि थे, नेता लोग थे, उनसे हमें आम जनता के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम फिर भी कोशिश करें तो उनके बारे में हमें पता चल जाएगा। और आगे हम जितने भी चैप्टर करेंगे उसमें सभी वर्गों को एक साथ लेकर बात की जाएगी और सभी वर्गों के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर एक स्रोत और दिया हुआ है इतिहास का कि इंसानों के खाने लायक नहीं है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों से पता चलता है कि यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तो उसमें जो भी हड़तालें हो रही थी उसके बारे में यहाँ पर एक घटना बताई गई है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे बोलते हैं सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची तो वहां के भी जो पुलिस वालों ने इसे खाने से इनकार कर दिया था। एक हड़ताली जो हड़ताल करते उनका क्या कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती उसे जानवर तक नहीं खा सकते। तो इतना घटिया खाना दिया जाता था जो भी आंदोलनकारी थे उनको। तो ये था हमारा टॉपिक। इसमें हमने बिल्कुल बेसिक सा किया है कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट्स को पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो औपनिवेशिक क्या है और जो भी सर्वे किए थे सरकार ने उनका क्या महत्व है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा हो गया है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में ये हम सही और गलत करके देख लेते हैं एक बार, क्या हमें समझ आ गया है चैप्टर। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा है। बिल्कुल सही। हमने देखा था कि वो धर्म के आधार पर बांटता है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। लेकिन जो बाकी के हिस्टोरियंस है कुछ, वो भारत को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में 3 खंडों में बांटते हैं। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। ये बिल्कुल गलत है। जो सरकारी दस्तावेज थे वो सिर्फ ब्रिटिशों के द्वारा लिखे गए थे, सरकार के द्वारा, जो भारत में सरकार थी। तो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में लिखा है, आम जनता के बारे में हमें इनसे जानकारी नहीं मिलती है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही। अंग्रेजों की नीतियां रही हैं कि वो वॉरियर कम थे, मतलब लड़ाई युद्ध उन्होंने कम किए थे, लेकिन वो दिमाग से ज़्यादा खेलते थे और वो नीतियां ज़्यादा बनाते थे। तो आगे हम देखेंगे और भी उन्होंने कि क्या क्या नीतियां थी और भारत को उन्होंने कैसे लूटा था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो अभी आप जो भी एक्सरसाइज है इसको एक बार करके देख लेना कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो मिलते हैं दोस्तों कल हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।